तो पोर्नोग्राफी इन इंडिया इज ऑन द राइज एंड इट इज टू मच। पॉर्न में जो चीजें होती हैं, जो आदमी परफॉर्म कर रहा होता है, उनके पेनिस साइजेस, मनाली फॉर द हनीमून मैरिज के बाद, उसका जो दोस्त था वो फार्मासिस्ट था, तो नर्वसनेस सबको होती है, फर्स्ट नाइट की लड़के को भी थी, ही वाज अ वर्जिन, उसने दवा बताई, उसने वो दवा ली। जी स्पॉट इज बेसिकली क्या होता है, देखिए मेल में ऑर्गेजम कैसे आता है, जो आपका पेनिस है, सबसे ज्यादा जो नर्व एंडिंग्स रहती है वो आपकी ग्लांस में रहती है। मेरे को आके बोलते कि मैंने बचपन में गलती कर दी डॉक्टर साहब, इसीलिए अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा। ये एक मिथ है कि लॉन्ग पेनिसेस कैन प्रोवाइड मोर प्लेजर। थैंक यू सो मच सर हमारा आज का ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। और डेफिनेटली आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा ब्रेन बस्टिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग होने वाली है और लोगों को बहुत ज़्यादा जो भी मिथ्स हैं, क्योंकि कई बार अब मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि लोगों को अभी तक के रिकॉर्ड में ये कहीं ना कहीं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक यूरोलॉजिस्ट और एक एंड्रोलॉजिस्ट क्या ये दोनों सेम होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर यहाँ से हम इस चीज़ की शुरुआत करें और लोगों तक ये बात पहुँचे कि दोनों सेम है या नहीं है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ पेशेंट केयर अलग है या एक जैसी है। Okay, thanks Dushyant for inviting me on this talk show. So, Pleasure, I'm Dr. Venkatesh, senior consultant urologist, sexologist, and robotic surgeon, associated with Yatharth Group of Hospitals, working in Noida Extension currently. So, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि भाई यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट क्या है। देखिए, एवरी यूरोलॉजिस्ट इज बाय डिफॉल्ट एन एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट एक वो डॉक्टर होता है जो सेक्सुअल इश्यूज, मेल इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको टेक केयर करता है। एंड्रोलॉजी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मेल्स बट फीमेल्स एज वेल। एज वी talk, I'll tell you about female hyposexuality as well, which is a very upcoming thing and it is prevalent in our society but very few people talk about it. तो जो आपका पहला है कि एवरी यूरोलॉजिस्ट इज एन एंड्रोलॉजिस्ट। दूसरी चीज, एंड्रोलॉजी स्पेशलाइजेशन एक अलग चीज है। जैसे आई टेक इंटरेस्ट इन एंड्रोलॉजी, सेक्सोलॉजी, आई प्रैक्टिस, आई प्रीच। सो जैसे आप मान लीजिए कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है लेकिन हर एक प्रोग्राम उसको नहीं आता होगा, तो उसके अंदर मान लो किसी ने जावा में ज्यादा ट्रेनिंग करी है, किसी ने एआई में करा है, किसी ने उस फील्ड में और अच्छा करा है, तो हम उस तरह से कह सकते हैं कि भाई है तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट बहुत सारे होते तो सब में वो ट्रेन नहीं हो पाते। तो एंड्रोलॉजी एक डिफरेंट फील्ड है जरूर, इसके लिए एक आपको लैकिंग होनी चाहिए। एंड प्लस इंडिया में अभी भी ये ढंग से लोगों को पता नहीं है कि किसके पास जाना है। अनफॉर्चुनेटली इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी आती है कि जैसे मेल्स की बात करें तो कई बार ऐसा मतलब लोग समझ नहीं पाते या जेंट्स ये समझ नहीं पाते कि उनको अपनी जो सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड पर्टिकुलरली किससे मिलना है जाके। और ये होता है जनरली, क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो कई बार मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं, हमारा जो एक सर्कल है, तो उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि सर अगर कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि एक यूरोलॉजिस्ट इस चीज़ में हेल्प कर सकता है आपकी, या एक एंड्रोलॉजिस्ट जो है, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट आपने अभी क्लियर भी कर दिया सर कि दोनों एक ही होते हैं, तो उनको ये चीज़ पता ही नहीं होती कि एग्जैक्टली मिलना उन्हीं से जाके है और अगर आपकी जो भी सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि मोस्टली मेन जो मतलब इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड करते हैं, तो क्या लगता है कि सर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास ऑलरेडी जो डेली बेसिस पे पेशेंट आते हैं तो उनसे आपको क्या सुनने को मिलता है कि वो बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, और वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो डेली बेसिस पे उनको कहीं ना कहीं आए दिन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाती चली जा रही है और जिसके लिए उनको जरूरी है एक यूरोलॉजिस्ट, एक एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने कही कि मिस्टेक, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में पता है क्या है कि पहले तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, दूसरा गलत इन्फॉर्मेशन, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। तो लोग क्या है, व्हाट्सएप का ज्ञान, पड़ोसियों का ज्ञान, रिलेटिव्स का ज्ञान, दोस्त का ज्ञान और यूट्यूब में ज्ञान। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, एक फीमेल है जो कि डॉक्टर भी नहीं है लेकिन वो सारे सलाह देती हैं पुरुषों को इरेक्शन प्रॉब्लम पे, सेक्सुअल उस पे, लाखों फॉलोअर्स हैं लेकिन ज्ञान तो गलत ही बांट रही हैं। जो चीज आपने पढ़ी नहीं आप उसका ज्ञान कैसे बांट सकते हो? Exactly. अगर मुझे कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो ही तो मैं कुछ बता पाऊंगा किसी को, अगर नॉलेज ही नहीं तो मैं क्यों बताऊंगा? तो मैं एक चीज हमारे कंट्री में ये भी कहना चाहता हूँ आपके थ्रू कि सबसे पहले आप ये भी देखिए कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, कितना क्वालिफाइड है, क्या जिस चीज के लिए आप दिखाने जा रहे हो
क्या वो उस चीज का डॉक्टर है कि नहीं है, वो उसके पास वो रिक्वायर्ड डिग्रीज है। देखिए डिग्रीज आर नॉट फॉर नेम, डिग्रीज लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो किताबें पढ़नी पड़ती है, तो उसको एटलीस्ट वो बुक ज्ञान तो है ही है, बाकी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सब प्रैक्टिकली सीख जाते हैं। लेकिन कम से कम सही जगह से आपको नॉलेज लेना ये बहुत जरूरी है। बस यूट्यूब में किसी को देख लिया करते हुए और आपने वो ज्ञान लिया, आपने दवाइयां ली। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी कंट्री में कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन का कोई रेगुलेशन नहीं है। आप आज अभी आपको कोई दिक्कत है, आप फार्मेसी पहुंचिए, ये हॉस्पिटल के बाहर ही, उसको बोलिए मुझे ये दिक्कत है, वो तुरंत आपको दवा निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आप बाहर के देशों में जाओगे तो देयर आर वेरी लिमिटेड ड्रग्स दैट यू कैन टेक फ्रॉम ओवर द काउंटर मेडिसिन। यहाँ पे रैम्पेंटली इवन टू द फैक्ट कि सेक्सुअल मेडिसिन जो है आपको रैम्पेंटली मिलती है। और इस बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा और आपके व्यूअर्स भी इस चीज को ध्यान से देखें। आज से बहुत साल पहले एक यंग कपल थे, दे वेंट टू मनाली फॉर देयर हनीमून मैरिज के बाद। उसका जो दोस्त था वो फार्मासिस्ट था, तो नर्वसनेस सबको होती है, फर्स्ट नाइट की लड़के को भी थी। ही वाज अ वर्जिन, ही नेवर परफॉर्मेंस एंजाइटी, बिल्कुल सही बात है, मतलब ही नेवर हैड सेक्स। उसने दवा बताई, उसने वो दवा ली। अब लेने के बाद उसको बहुत अच्छा फील हुआ एंड ही वाज एबल टू परफॉर्म आउटराइटेडली। अब ये करते करते 8 घंटे हो गए, तो इवेंचुअली वाइफ बहुत खुश, मैंने तो सुपरमैन से शादी कर ली। अब लड़का भी पड़ा अंदर से कुछ, लेकिन धीरे धीरे उसको पेन होने लग गया, उसका इरेक्शन गया ही नहीं। वहां से उसने वहां के लोकल हॉस्पिटल में किया, बट ठीक है, देखो हर जगह की लिमिटेशंस होती है, टर्शरी सेंटर नहीं था। उन्होंने देखा तुरंत उसका पेनिस का इरेक्शन 12 घंटे हो गए थे, नहीं गया था। उन्होंने उसको तुरंत दिल्ली रेफर किया, क्योंकि दिल्ली का ही लड़का था। तो वो आया हमारे पास हॉस्पिटल में, हमने देखा तो 2 दिन हो चुके थे उसको, मतलब पहुंचने में, सब कुछ करने में, कि उसका पेनिस इरेक्ट ही था। फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रियापिज्म, माने प्रोलॉन्ग्ड पेनफुल इरेक्शन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन और एनी अदर ड्रग व्हिच कैन कॉज दिस साइड इफेक्ट, स्पेशली सेक्सुअल मेडिसिन से। तो उसने दवा तो जरूर दी, बट उसके साइड इफेक्ट तो कुछ बताया नहीं। उसको लगा सब अच्छा हो रहा है, फिर हमें उसके पेनिस में सर्जरी करके पूरा करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज इरेक्शन फॉर एवर। और 1 साल बाद जब वो आया था रिपीट, तो उसने बोला डिवोर्स भी उसका चल रहा है। और उसके 3-4 साल बाद जब वो पूरी फैमिली इस ट्रॉमा से उभरी, 20 साल, मतलब आई थिंक 23-24 साल का लड़का था, तो उसका फिर हमने पिनाइल इम्प्लांट भी लगाया। तो आप देखिए, एक छोटी सी चीज कि बस एक दोस्त ने दवा बता दी या फार्मेसी में बता दी या यूट्यूब पे देख के ले ली। तो हमेशा बात समझिए कि कोई भी दवा का साइड इफेक्ट भी जानना बहुत जरूरी होता है, और यही काम है डॉक्टरों का कि हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों बताने चाहिए मरीज को, सिर्फ यही नहीं बता दी कि दवा है। ये चीज बहुत, आई थिंक, अवेयरनेस एंड सही जगह से लेना बहुत जरूरी है। सर जैसे अभी बात हुई थी परफॉर्मेंस एंजाइटी की, आज के समय में सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि ऑटोमेटिकली अपने दोस्तों की, अपने आसपास की चीज़ों की, लोगों की बात सुनते हुए कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन है वो दिमाग पे इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रेशर ले लेती है कि यार मैं अगर किसी के साथ एंगेज हो रहा हूँ या इंटरकोर्स कर रहा हूँ तो वहाँ पे परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा वो आ जाता है, और उस वजह से वो वहाँ पे गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, और जिसकी वजह से उनसे एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो आप इस पे क्या एडवाइस करना चाहोगे यंग जनरेशन को कि किस तरह से इस पर्टिकुलर स्ट्रेस को या इस पर्टिकुलर सिचुएशन को वो केटर करें, ताकि उनको ये चीज समझ में आए कि वो जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो गलत डिसीजंस ले लेते हैं वो ना ले। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कंट्री में सेक्स एजुकेशन बहुत ही पुअर है। ठीक है, जो चीज़ देखते हैं सब यूट्यूब से या हर जगह का ज्ञान लेके देखते हैं, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? पॉर्न का। तो pornography in India is, on the rise and it is too much. Right. Now what is to understand? Porn में जो चीजें होती हैं, जो आदमी परफॉर्म कर रहा होता है, उनके पेनिस साइजेस, जो सीमन इजैकुलेट, they are sometimes artificially enhanced. Plus this is, मतलब कोई इम्प्लांट लगा के है या वो आर्टिफिशियल लेंस से वो कर रखा है। तो ये सब चीजें देख के यूजुअली बंदों को क्या लगता है कि भाई मैं क्या उस तरह से कर पाऊंगा, क्या मेरा ऐसा है। इनफैक्ट फीमेल्स ऑल्सो वॉच, यंग गर्ल्स, यंग बॉयज, तो उनको एक परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है कि भी ये हो पाएगा नहीं पाएगा। वहां पे वो 20-25 मिनट लगे हुए हैं, भले वो 1 शॉट में कर रहा हो चाहे 10 शॉट में कर रहा हो, लेकिन आप तो एक ही वीडियो देख रहे हो। तो नंबर 1 इज फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। सबसे बड़ी बात, डोंट कीप फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। सेकंड, पीयर प्रेशर। दोस्त आपस में बात करते हैं तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली, अरे भाई मतलब आज वो लड़की या ऐसे, तो उसमें भी लड़का प्रेशर में आ जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया में, मतलब वर्ल्ड वाइड, इट इज नॉट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इट इज प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन जिसे हम कहते हैं।
तो ऑलमोस्ट मोर देन 60% ऑफ द मेन दे सफर फ्रॉम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और शीघ्र पतन. बट हाँ, कोई बताता नहीं है, ये बहुत कम ही लोग इस प्रॉब्लम के लिए जब तक सीवियर ना हो तब तक नहीं आते. तो मेरे हिसाब से आई फील दैट ऑल स्कूल्स शुड हैव अ मैंडेट दैट दे शुड कॉल अ यूरोलॉजिस्ट or an andrologist, both same, at least once, every 6 months for a guest lecture to the schools for the correct age group of boys and girls, whatever they feel is fine. तो at least आप casual talk में भी उनको समझा पाओगे to relieve the pressure. तो ये एंजाइटी आई थिंक उस चीज से दूर होगी. देखो, कोई भी चीज को ठीक करने का एक ही साधन है, वो है ज्ञान. अगर आप एडुकेटेड नहीं होंगे तो आप कभी भी सही चीज समझ नहीं पाएंगे. तो वो एजुकेशन देना कहीं ना कहीं हम लोगों का भी फर्ज है. बट प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते नहीं अभी हमारे बच्चों को ये सब क्यों सिखा रहे हो. देखो, इट्स अ टू वे स्वॉर्ड. सम पेरेंट्स फील दैट नो, इट इज वेरी नेसेसरी कि दैट आवर किड्स. अब अगर आप देखोगे, इट इज वेरी रॉन्ग टू आप अपने जैसे बच्चों के पेनिसेस होते हैं तो आप उसको अलग अलग नाम से चुन्नू मुन्नू कुछ ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं, स्टार्टिंग से, है ना. तो दिस इज तो दिस इज नॉट द वे, है ना. और आप जब सेक्स एजुकेशन के लिए ओपनली बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मेल्स और फीमेल्स में वो रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा आपस में. और दूसरा जो प्रॉब्लम है कि ग्रैपलिंग की भी सेक्सुअल क्यूरियोसिटी, तो मोस्टली क्या होता है, सेक्सुअल क्यूरियोसिटी रहती है लोगों में, एक मेल और फीमेल में. देखो, और आज की डेट में स्कूल में भी प्रेवलेंट है सब चीज. तो अगर आप उनको समझाओगे, उनको पता होगा, तो दैट क्यूरियोसिटी विल नॉट दैट मच. So I think that is very important that sex education should be implemented in our country, and it should not be by a teacher. It should be by some trained person, at least a urologist or an andrologist, or maybe a sexual counselor who does all these things. Right, sir. ये चीज. तो और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं रूट कॉज इस चीज का भी है कि जो परफॉर्मेंस एंजाइटी वाली जो हम बात कर रहे थे, तो लोग किसी भी पर्टिकुलर मैन को ये लगता है कि ऑर्गेज्म इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर पार्टनर्स सेटिस्फैक्शन, और उस वजह से वो इतना अंडर प्रेशर हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं जाके दैट अल्टीमेटली लीड्स टू एन एंड कि मतलब वो अपने आप को दोषी मानना शुरू कर देता है कि दैट मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, ये सारी चीजें, और उसकी वजह से फिर आगे की जो उनकी एक लाइफ होती है वो और ज्यादा अनहेल्दी हो जाती है. तो सर, एक आइडियल टाइम अगर देखा जाए तो वो आइडियल टाइम क्या होता है कि मतलब जिसमें बोथ द पार्टनर्स कैन गेट सेटिस्फाइड एंड ऑर्गेज्म की जब बात आती है तो जैसा कि मेंस में दैट इज वो लोग बहुत उनके माइंड थॉट में ये मतलब माइंड में कभी भी ये वैसा वाला थॉट नहीं रहता कि ठीक है, उनका जब भी जैसे ही एक बार अल्टीमेटली डिस्चार्ज हो गया तो दे आर सेटिस्फाइड, बट दे डू नॉट देखा जाए तो वो विमेंस को लेके थोड़ा सा वो नहीं होते कि यार सेटिस्फेक्शन मिला होगा पार्टनर को कि नहीं मिला होगा. तो वहां पे ये कुछ ऐसा कुछ टाइम का रहता है कि 1 मिनट 2 मिनट्स इज इनफ और 5 मिनट्स इज इनफ. क्योंकि बात जब हम पोर्नोग्राफी की कर रहे थे, पॉर्न की कर रहे थे, तो उसमें तो हमें यूजुअली जितने भी यंगस्टर्स हैं मैक्सिमम को ये पता होता है कि ये मल्टीपल शॉट्स में होता है, बट स्टिल व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज वो उनका एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है और फैसिनेट हो जाते हैं उन चीज़ों को देखते हुए, फिर फैंटेसाइज करते हैं और उसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं. इस वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाती है. तो आइडियल टाइमिंग्स का कुछ अगर बता सकें. दुष्यंत, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने. सो व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री दे फॉरगेट कि फीमेल्स आल्सो हैव एन ऑर्गेज्म. ठीक है, तो फीमेल प्लेजर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में मे बी फ्यू इयर्स आफ्टर मैरिज मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव इन क्विकी, है ना, कि भाई हो गया. देखो, मेल ऑर्गेज्म और फीमेल ऑर्गेज्म दोनों सेपरेट है. तो मेल ऑर्गेज्म क्या है, बेसिकली आपने इजैकुलेशन किया और आपका ऑर्गेज्म हो गया. So males are very early to have orgasm and very easy as well. Female orgasm does take time, and orgasm and squirting are two different things. जैसे वो आजकल पॉर्न में दिखाते हैं कि वो जूस निकल रहे थे, it's totally different, and orgasm is totally different. So females can have orgasm. तो एक सबसे जरूरी चीज है उसमें होता है G spot. So G spot is a spot inside the female vagina, just on the anterior wall. आगे की तरफ. There is something G spot kind of thing. Yes, there is a G spot. इस पे मैंने एक वीडियो बनाया. So G spot is basically क्या होता है, देखिए मेल में ऑर्गेज्म कैसे आता है, जो आपका पेनिस है सबसे ज्यादा जो नर्व एंडिंग्स रहती है वो आपकी ग्लांस में रहती है. ठीक है, अगर आप देखोगे जो सर्कमसाइज्ड मेल्स होते हैं, माने जिनका खतना हुआ होता है, उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम कम होती है एज कंपेयर्ड टू मेल्स हु आर नॉट सर्कमसाइज्ड. जब आपका ग्लांस हमेशा कवर्ड रहता है, बट ड्यूरिंग सेक्स जब वो रबिंग करता है वजाइना में, तो ग्लांस का सेंसेशन वजाइना के साथ टच होता रहता है, तो जल्दी एक्साइटमेंट आती है और आप जल्दी इजैकुलेट करते हैं. बेसिकली इजैकुलेशन इज नथिंग बट
इट इज एक्साइटमेंट एंड ऑर्गेज्म, तो उसके वजह से वो सेंसेशन आया और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और आपका वीर बाहर निकल गया। जो लोग सर्कमसाइज रहते हैं तो उनका ग्लांस अगर आप हमेशा देखोगे तो ग्लांस माने जो टोपा जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा आपके अंडरवेयर में टच होता रहेगा, तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो ड्यूरिंग सेक्स आल्सो इट इज कॉजेस लेस प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट कम होता है। मतलब इन माय करियर आई हैव सीन दैट लेस नंबर ऑफ अनसर्कमसाइज्ड मेन कम टू मी रादर देन सर्कमसाइज्ड मेन। मतलब अनसर्कमसाइज्ड मेन को ज्यादा होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन रादर देन सर्कमसाइज्ड। तो दूसरी चीज क्या है कि हम ये भी कहते हैं बहुत लोगों को जो सीवियर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, काफी बार अगर वो सर्कमसिजन करा लेते तो ये प्रॉब्लम उनकी धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। अब बात रही जहां की रखी कि जी स्पॉट की, तो जी स्पॉट बेसिकली क्या होता है, जैसे ग्लांस होता है हमारा, उसी तरह फीमेल में वो एनालॉगस होता है और वो उसमें बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं। तो इट इज 1 to 2 सेंटीमीटर इनसाइड द वजाइना ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना। कोई ढूंढ रहा होता है सर्विक्स पे, कोई ढूंढ रहा होता है कहीं पे, एंड क्लाइटोरिस। ये दो जगह पे फीमेल की नर्व एंडिंग्स बहुत ज्यादा है। So it is not necessary that you give female a pleasure only by having sex, but she can also have pleasure by say fingering or other methods as well. So this is an art that you need to learn actually. अब बात करते हैं हम टाइमिंग की। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हम तब कहते हैं जब बंदा इजैकुलेट कर देता है लेस देन अ मिनट, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, बट एक नॉर्मल टाइम मुझे जहां आप अपने पार्टनर को थोड़ा फिर भी सेटिस्फाइड कर दोगे, समवेयर 5 to 10 मिनट्स के बीच में, तो इट्स अ गुड टाइम। मतलब 5 मिनट्स तक अगर आप सस्टेन कर पा रहे हो तो ठीक है, आपकी पार्टनर भी कहीं ना कहीं तक थोड़ा सेटिस्फाई करेगी। दूसरा, यू कैन लास्ट लॉन्गर, देयर आर टिप्स टू लास्ट लॉन्गर एंड चेंज पोजीशंस। कुछ पोजीशंस आपको जल्दी इजैकुलेट करवा देती हैं, जैसे मिशनरी पोजीशन हो गया, तो आप उसमें जल्दी इजैकुलेट करते हो। So there are very several tips and tricks, and one can meet the urologist for knowing these things. Apart from medicine, there are natural ways to delay ejaculation as well. कुछ सर ऐसी टिप्स बताएं ताकि हमारे ऑडियंस तक थोड़ा सा आइडिया जाए। जैसे मैंने कहा कि मिशनरी पोजीशन अवॉइड करिए। दूसरा ये होता है स्क्वीज एंड स्टॉप टेक्निक। तो इसमें जो आपका ग्लांस होता है उसके नीचे जब आपको लग रहा है ऑर्गेज्म, तो आप उसको टाइटली स्क्वीज करिए फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद उसको रिलीज करिए, दैट सेंसेशन विल गो अवे। थर्डली, हम इसमें कहते हैं डिविएशन थेरेपी। जब आपको एकदम बिल्कुल लग रहा है कि आप क्लाइमैक्स होने वाला है, तो अपना ध्यान बटाओ। काफी बार मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप टीवी ऑन करके रखो, बट यू डू नॉट पुट समथिंग में न्यूज लगा के मत सेक्स करो। मतलब हाँ, पुट सम लाइट सॉन्ग और समथिंग सो यू कैन डिविएट योरसेल्फ। एक और टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं स्किन का टगिंग। जो आपका स्क्रोटम होता है, जहाँ पे गोलियां रहती हैं, बॉल्स, उसके स्किन को अगर टक किया जाए, तो टंग में थोड़ा खींचा जाए ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो वो भी इजैकुलेशन को डिले कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सम मेडिसिन्स आर ऑलवेज ये चीजें, बट दोस शुड बी ऑलवेज टेकन आफ्टर कंसल्टिंग द यूरोलॉजिस्ट। तो जैसे सर ये गिमिक्स वगैरह, जैसे सेक्स टॉयज वगैरह हैं, तो इनका कोई इम्पैक्ट रहता है, मतलब जिसकी वजह से आज के टाइम पे मास्टरबेशन या फिर ऑर्गेज्म, इन चीज़ों का लोग इंस्टेड ऑफ पार्टनर सेटिस्फैक्शन वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। देखिए, क्यूरियोसिटी किल्स यू, दैट्स द पॉइंट। तो मास्टरबेशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट मेरे को आके बोलते हैं कि मैंने बचपन में गलती कर दी डॉक्टर साहब, इसीलिए अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। और ये टिपिकल लाइन है, मतलब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का। इसको लेके इसलिए मैंने बनाया क्योंकि देखिए, मास्टरबेशन इज नॉट बैड, ठीक है। एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन इज बैड, दैट इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। ओके, तो उसमें भी बहुत सारी चीज होती है। एक्सेस मास्टरबेशन आप कर रहे हैं तो आपको एडिक्शन हो रहा है। प्रोन मास्टरबेशन इज रॉन्ग, कुछ लोग उल्टा लेट के मास्टरबेट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो अगर आप कभी ओकेजनली मास्टरबेट कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता है, ठीक है। स्पर्म की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है? देखिए, स्पर्म की क्वालिटी पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बात यह है कि आपकी टेस्टिस स्पर्म बना रही है, ठीक है। तो जो लोग मास्टरबेट करते हैं, क्या वो बच्चा नहीं कर पाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो टेस्टिस एक फैक्ट्री है, वो स्पर्म बनाता रहेगा आपका, ठीक है। आप डेली करेंगे तो वो आपकी क्वालिटी और उसको डिक्रीज कर देगा। अब जहाँ तक रही बात सेक्स टॉयज की, देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होती हैं, सीन एंड लर्नड होती है। तो अब वो वीडियो में देख रहे हैं भाई सेक्स टॉयज
वाइब्रेटर हो गया, डिल्डो हो गया, कुछ भी चीजें यूज कर रहे हैं फॉर प्लेजर, इट इज नॉट बैड, यू कैन यूज। मैंने तो बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो कपल्स आपस में भी यूज करते हैं फॉर प्लेजरिंग ईच अदर एज वेल। So I don't think so it is bad. But yeah, do not use substances which are not made for this. Do not use vegetables. They are only meant for eating, not for other things. तो मुझे ये लगता है कि अगर आप सही टॉयज भी यूज कर रहे हैं या सेक्स टॉयज यूज कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, हाउ टू यूज ये पता होना चाहिए, सेफ चीजों को यूज करिए, क्योंकि कोई बैटरी हो कुछ हो उसमें कोई नुकसान ना हो आपको। ये चीज मुझे लगता है कि इस चीजों को ख्याल रखना चाहिए। तो सर जैसे अभी हम लास्ट अभी जब डिस्कशन चल रहा था तो आपने बताया था कि एक पेशेंट का पेनाइल एनलार्जमेंट से रिलेटेड या इम्प्लांट से रिलेटेड आपने बात की थी, तो इसी तरह से एक पेनाइल एनलार्जमेंट की बात आती है, इज इट सेफ सर? देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे को कॉल भी करते हैं कि सर लिंग का साइज बड़ा करना है, लिंग का साइज बड़ा करना है, तेल बता दीजिए, कोई तेल बता दीजिए। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरी होती है, बिल्कुल होती है। तो उसमें बेसिकली जो पेनिस होता है हमारा, वो यहाँ पे प्यूबिक बोन से जो सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच रहता है। तो हम बेसिकली जो एंटीरियर पार्ट है उसको हल्का सा काट देते हैं, तो थोड़ा सा लेंथ पेनिस को वो दे देता है। बट देखिए, वो प्रॉब्लम्स जो आती है ना मोस्टली, वो लोगों को अपने इमेज को लेके कि मेरे को लगता है मेरा पेनिस छोटा है, और ये एक मिथ है कि लॉन्ग पेनिसेस कैन प्रोवाइड मोर प्लेजर। नो, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जी स्पॉट तो हार्डली 1 से 2 सेंटीमीटर अंडर होता है। आप 11 सेंटीमीटर का या 15 सेंटीमीटर का भी लेके बैठ जाओगे तो कुछ होने नहीं वाला उसमें। एग्जैक्टली। सो ये मिथ भी बहुत जरूरी है चीजें समझना। प्लस मुझे लगता है कि फीमेल्स को अपने पार्टनर के एस्टीम को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको कम करना चाहिए, या ना कि उसको टॉन्ट मारना चाहिए। तो चीजें ये भी रहती हैं। So most of the females, they do discuss about penis length of their partners with each other as well. तो मुझे लगता है ये अपना सेल्फ परसेप्शन है। इनफैक्ट पेनिस का गर्थ भी बढ़ता है, जो मोटापा है वो भी बढ़ता है, उसको हम फैट इंजेक्शन कहते हैं अंडर द डर्मिस, वो भी करके बढ़ा सकते हैं। तो यस, आई डू बोथ, बट आई डोंट रिकमेंड इट अप फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनटिल अनलेस यू रियली हैव अ प्रॉब्लम विद द पेनिस साइज। अगर आपका पेनिस का साइज छोटा हो तो वो एक अलग चीज है। एवरेज पेनिस साइज में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। ये बाकी ऐसा कुछ ऐसे बोलते हैं लोग कि कुछ ऐसी तरीके की मेडिसिन हैं वो खा के पेनिस बढ़ जाता है, या कुछ ऐसी वो थेरेपीज कर लो या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर लो तो बढ़ जाता है, कुछ ऐसे तेल लगा लो तो बढ़ जाता है। ये क्या लगता है सर आपको? ये सब बिल्कुल गलत है, एक अफवाह है, एक मिथ है। मैं सबको ये क्लियरली बताना चाहता हूँ, कोई दवा, कोई तेल पेनिस के साइज को नहीं बढ़ाती है। आपकी इरेक्शन में क्वालिटी अच्छा कर देगी तो उससे आपको ऐसा हो सकता है कि टेम्परली ड्यूरिंग इरेक्शन लगे कि मेरा पेनिस हार्ड है तो थोड़ा सा अच्छा लंबा है, बट साइज कोई भी दवा या कोई भी तेल नहीं बढ़ाती। इन सब चीजों के पीछे ना जाएं, कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। और आप ये सब अपने डाउट्स किसी भी अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से क्लियर भी कर सकते हैं ये चीजें, वो आपको सही गाइडेंस देगा। कहने का मतलब आजकल सर इनफर्टिलिटी के आपको भी पता है जैसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप ये सुनने को भी मिलता है कि या तो विमेन कंसीव नहीं कर पा रही, या मेल उतना परफॉर्म, उसकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये इश्यूज आए दिन बढ़ रहे हैं। तो सर अपने स्पर्म्स को बेसिकली किस तरह से एक इंडिविजुअल हेल्दी रख सकता है, और क्या उसका प्रॉपर जो है टाइम पीरियड उसको मेंटेन करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर एक नए कपल्स हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है और वो कंसीव करना चाह रही है, तो उनको क्या एग्जैक्टली अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए वो कंसीव वाला जो मोड है वो आसान हो जाए? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। ठीक है, स्ट्रेस बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में, एक नेगेटिव इफेक्ट करता है, जिससे स्पर्म भी इफेक्ट होता है। स्पर्म ही नहीं, इरेक्शन प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, दूसरा चीज ये जरूरी है जानना कि देखिए, मोस्टली जो मेट्रोज में इतना पोल्यूशन है, डे टू डे ये कम्यूटिंग रहती है, तो डेफिनेटली ऑल दिस हार्म्स योर स्पर्म्स एंड बॉडी एज वेल। नाउ to keep a good healthy life, at least अच्छे sperm quality, there are certain foods also which you can have. There is exercise, daily exercise is very important. तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई वॉकिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज। पहली चीज समझो, लोग देखते हैं टीवी पे भी वॉक करना है तो सब हो जाएगा, नहीं। देयर इज एन एज स्पेसिफिक एक्सरसाइज व्हाट यू मीन टू डू। तो सबको कार्डियक या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या बिग मसल ग्रुप्स ट्रेनिंग, ये सब करने से आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी होती है।
तो ये चीज़ें मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्मोकिंग पे, तो डेफिनेटली इफ़ यू आर क्रॉनिक स्मोकर, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर स्पर्म क्वालिटी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ड्रिंकिंग, ये भी पूछते हैं। देखो, मैं किसी को ड्रिंक्स के लिए अपफ्रंट नहीं मना करता, मैं ये कहता हूँ इफ़ यू आर लाइट ड्रिंकर, ओकेजनली आप कभी लेते हो, प्लीज एंजॉय योर ड्रिंक्स। डू नॉट बी अ बेंच ड्रिंकर, डू नॉट बी अ डेली ड्रिंकर। इफ यू आर टेकिंग समथिंग वेरी ओकेजनली, आई थिंक यू शुड बी परफेक्टली फाइन। डू नॉट abuse anything, that's what I say. So that is very important. And सबसे बड़ी चीज मैं मेल्स को बताना चाहता हूँ कि मेल infertility is treated by an andrologist, not a gynecologist. Unfortunately, most of the times दवाइयाँ जो है वो दे रही होते हैं, जब वो ले लेते हैं, एक्चुअली शायद बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं देते हैं, बट पेशेंट, मैडम दवा बता दो, हमारे लिए भी कुछ बता दो, तो ठीक है, वो क्या होता है आउट ऑफ कट्स, चलो वाइफ को दे रही, हस्बैंड को भी दे देती है। बट देखिए बात क्या है ना, कोई भी बीमारी की जड़ को करना है। अगर आपको मान लो कि मलेरिया की वजह से बुखार आ रहा है, आप बुखार का तो इलाज कर दो, लेकिन मलेरिया का इलाज नहीं करोगे तो वो कैसे चीजें ठीक होगी। तो उसी तरह स्पर्म क्यों खराब हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन तो एक एंड्रोलॉजिस्ट ही करता है। आप सिर्फ दवाई खा लो किसी से लेके, उससे चीजें ठीक नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि मेल इनफर्टिलिटी इज ऑन द राइज, आईवीएफ भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। एंड अपने स्पर्म हेल्थ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप अच्छा रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ये सब चीज़ें अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट करेंगे, जिंक, सेलेनियम, सो दीज आर प्रिकर्सर्स फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं वो हेल्प करती हैं। आई थिंक यू शुड बी वेल ऑफ, ये बात है। तो समिंग अप सर, टॉप 5 ऐसे कौन से फूड्स हैं जिसे मतलब कंज्यूम करके कोई भी इंडिविजुअल अपने स्पर्म्स को और हेल्दी कर सकता है, हेल्दी बना सकता है? देखिए सच कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट हम ये कहते हैं कि किसी फूड में कुछ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो वो आपको स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो फिश इज़ अ वेरी गुड फूड फॉर एवरीथिंग, इवन फॉर हार्ट से, इवन फॉर स्पर्म हो गया। और आपकी जैसे डाइट हो गया, अगर उसमें हम मशरूम्स हो गए उसको इनकॉर्पोरेट करें, और आपके जितने भी ये सेलेनियम और जिंक रिच फूड्स हैं, तो ये सब प्रिकर्सर्स हैं बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन। तो अगर इन सबको अगर आप लेते हैं तो वो बेटर होते हैं। उसकी एक लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। सो हाउ अबाउट सर एक्सरसाइजेस, मतलब बेसिक एक्सरसाइजेस क्या मतलब करनी चाहिए कि टू कीप एनी इंडिविजुअल हेल्दी इन टर्म्स ऑफ जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करने के लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कीगल एक्सरसाइजेस। मैं हर पेशेंट जिसको शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है उसको कीगल एक्सरसाइजेस ज़रूर करने के लिए बोलता हूँ। तो कीगल एक्सरसाइजेस आप देख सकते हैं कैसे करना है, बैठे बैठे कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, ऑफिस जाते हुए कर सकते हैं, गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू कीगल एक्सरसाइजेस। देयर आर वेरियस यूट्यूब वीडियोस व्हिच यू कैन वॉच ऑन कीगल एक्सरसाइजेस। सो बेसिकली ये आपकी पेरीयूरेथ्रल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, तो आपका इजैकुलेशन को भी डिले करती है। दूसरा, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एक्सरसाइज एंड बिग मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। आपको जिम जाके पता होना चाहिए करना क्या है। तो बिग मसल्स लाइक चेस्ट मसल्स, पेक्टोरल मसल्स, थाइज, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, आपको वेटेड स्क्वाट्स हो गए, आपका बेंच प्रेस हो गया, बिग मसल्स हो गई, बैक, इन सबको अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका नेचुरली भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो ये आपको बेनिफिशियल रहता है आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए। और कार्डियक तो कार्डियो हमेशा करना, चाहे आप ट्रेडमिल करें, चाहे आप बाहर दौड़ें, साइकिलिंग करें। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम जस्ट वॉकिंग, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑन अ डेली बेसिस सर, आपका ऐसा होता होगा, यूजुअली कई ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिनके साथ आपका इंटरेक्शन रहता होगा, और कई बार वो ऐसे ऐसे सवाल आते होंगे जो आपके लिए बहुत शॉकिंग रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जो टॉप 5 ऐसे कॉमन मिथ्स जो आपको कॉमनली इंडिविजुअल से सुनने को मिले हो, पेशेंट से सुनने को मिले हो, हाँ, तो और जो हमारा बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी रहे हो आपके लिए, बहुत ज़्यादा? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अब 15 साल हो गए इस प्रोफेशन में, तो अब शौक तो लगने खत्म हो जाते हैं। तो मतलब हाँ, कभी कभी लगता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं किडनी स्टोन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये लगता है कि भाई अगर मैंने स्टोन की सर्जरी करा ली तो मेरे स्टोन बनेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ ये है कि स्टोन बनने का जो कारण है वो सर्जरी नहीं होता, सर्जरी से स्टोन निकाला जाता है। आज की डेट में तो हम लेज़र से करते हैं, लेटेस्ट RIRS करते हैं, जिसमें हम कोई बॉडी में कट भी नहीं देते, ना कोई चीरा देते हैं, और उसके थ्रू हम लेज़र को पूरा स्टोन को डस्ट करके और निकाल देते हैं। जो स्टोन बनता है वो पेपला से बनना स्टार्ट होता है, और किसी किसी की स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है। लोग दूध पीना छोड़ देते हैं, कैल्शियम इंटेक छोड़ देते हैं। तो ये मैं बहुत क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि कैल्शियम रोकने से स्टोन नहीं बनेगा, इनफैक्ट ज़्यादा बनेगा।
क्योंकि जब आप ओरल कैल्शियम लेते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन स्टोन किडनी स्टोन इज ऑक्सलेट स्टोन, तो मोर देन 80% ऑफ द स्टोन इज कैल्शियम ऑक्सलेट। जो ऑक्सलेट बढ़ गया आपकी बॉडी में, आपने कैल्शियम लिया तो कैल्शियम और ऑक्सलेट बाइंड कर जाता है और वो आपके फीसिस में उसमें एक्सक्रीट हो जाएगा, नहीं तो वो एब्जॉर्ब होकर आपकी किडनी स्टोन बनेंगे। तो ये मिथ निकाल दीजिए कि भाई ये कैल्शियम लेने से स्टोन बनता है या सर्जरी कराने से स्टोन फिर से बनता है। अगर आपकी स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो कुछ भी कर लो वो स्टोन बनेगा। दूसरा चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि पत्थर चटा, पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ लोग लेते हैं स्टोन के लिए। अच्छा, आप चाहे कोई भी, मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ आप होम्योपैथिक लें, आयुर्वेदिक लें, एलोपैथिक लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जिस पे भरोसा है वो ले लें, लेकिन आप अपना जांच जरूर कराएं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कुछ दवाइयों से आपको पेन बंद हो जाता है। अब इंसान को लगता है कि मेरा स्टोन तो निकल गया, पेन होना बंद हो गया। साल 1.5 साल बाद कभी अचानक से पेन हो गया, 6 महीने बाद पेन होगा, तो देखेंगे तो किडनी गुब्बारे की तरह फूल गया होता है। तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस हेडोनेफ्रोसिस और फिर नॉन फंक्शनिंग किडनी बिकॉज ऑफ स्टोन। अभी 2 दिन पहले हमने एक यंग लड़की की मैंने किडनी निकाली, तो शी इज हार्डली 23 ईयर्स ओल्ड। तो उसको 2 साल पहले पेन हुआ था, हमने दवा दी, उसने कहीं और से भी दवा ली, उसके बाद उसका पेन खत्म हो गया, उसको लगा स्टोन निकल गया, भूल गई वो चीज़। क्योंकि पेन, इंसान तो पेन से ही तो परेशान होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ पेन बहुत अच्छी चीज़ है। दर्द जो है आपके शरीर की व्यथा बताती है, आपको भी पता चलेगा कुछ तो मेरे में दिक्कत है, नहीं तो आप ध्यान नहीं दोगे। भाई सर दर्द होगा तभी तो जाके दिखाओगे कि भाई सर में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर आप बिल्कुल ठीक हो कुछ और नहीं होगा। तो अब उसको सडनली पेन हुआ, उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो किडनी गुब्बारे की तरह है, हमने सीटी स्कैन कराया तो किडनी में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, कोई फंक्शन नहीं कर रही है। अभी किडनी निकाली उसकी, अभी एडमिट है, कल जाएगी, छुट्टी होगी। तो देखिए एक छोटा सा स्टोन एक किडनी को, मतलब उसी किडनी ले गया। और ऐसे हम अक्सर ये ऑपरेशन कम से कम महीने में 2-3 बार ऐसे हो ही जाते हैं। तो ये चीज समझिए कि आप मत कराइए स्टोन का ऑपरेशन, आपको नहीं कराना है, कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर जांच करा के आप अपने यूरोलॉजिस्ट से फॉलोअप रखें, ठीक है। ऑपरेशन अगर हमको लगता है कि आपकी किडनी पर खतरा बन गया है, सूजन बढ़ गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, एटलीस्ट हम आपको इमीडिएटली समझा तो सकते हैं उसकी अर्जेंसी। लेकिन अगर आप भूल जाओगे, कुछ दवाइयां सुन कर देती है वहां की नसें, दर्द नहीं होता, तो उसके बाद आप भूल जाओगे बीमारी है आपको। तो ये चीज मुझे लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेना फॉर एनी इश्यूज, वेदर इट बी स्टोन, वेदर इट बी इरेक्शन प्रॉब्लम या किसी भी चीज के लिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप बैठ के महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, सब चीजें, एक अच्छा आपने लाइफस्टाइल रखा हो, तो डॉक्टर को दिखा के जाने में क्या दिक्कत है। आपको कम से कम कुछ नहीं तो एक अच्छी सलाह तो मिलेगी, उसका पालन करना है नहीं करना वो आपके पर है। कोई डॉक्टर जबरदस्ती नहीं करता, नहीं यही कर लो या यही करो। भाई मेरी सलाह ये है, मैं हमेशा मरीज को बोलता हूँ देखो मैंने ये दवा दी है, ये मेरी सलाह है, ऑपरेशन कराना चाहिए, आप नहीं करा रहे हो वो अलग बात, लेकिन आप कम से कम घर जाके सोचोगे तो सही। जहां आपने ओवर द काउंटर मेडिसिन ले ली या गलत दवा ले ली, तो आपको पता ही नहीं उसके आगे क्या करना है। केमिस्ट का काम होता है दवा बेचना, लेकिन हमारी कंट्री में डॉक्टर से ज्यादा केमिस्ट डॉक्टर बनते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ पिनाइल इम्प्लांट, मैं पिनाइल इम्प्लांट भी करता हूँ और मेरा एक स्पेशलाइजेशन भी है इसमें। तो देखिए अगर आपकी इरेक्शन इशू किसी भी प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो रही दवाइयों से और इन सब चीज़ से रिफ्रैक्टरी है, आप इस चीज़ से दुखी ना हो, सो वी कैन प्लेस पिनाइल इम्प्लांट्स एज वेल। तो पिनाइल इम्प्लांट 2 टाइप के आते हैं, एक मैलिएबल माने और एक नॉन मैलिएबल इन्फ्लेटेबल। सो उसके बाद आपका डेफिनेटली सेक्सुअल लाइफ अच्छा हो जाता है, सेंसेशन सब प्रिजर्व्ड रहती हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। और मैंने रिसेंटली एक 68 ईयर ओल्ड मैन में भी लगाया, तो आप सोचिए 68 ईयर ओल्ड। तो देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ, इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ। मेरे पास 35 साल का लड़का भी आता है कि सर मेरे से कुछ होता नहीं, शादी तो हो गई, कुछ होता नहीं, वाइफ हमेशा दुखी रहती है, जो भी चल रहा है नहीं चल रहा है। और मेरे पास 68 ईयर ओल्ड भी आता है कि डॉक्टर आई एम हैविंग अ वेरी एक्टिव सेक्सुअल लाइफ, प्लीज नाउ आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो आई थिंक इट्स हाउ यू परसीव योर लाइफ टू बी। आप अपने को किस तरह से देखते हो, सोचते हो और क्या करना चाहते हो, वही डिफाइन करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, काफी सारे मतलब डिस्कशंस, बहुत जो इम्पोर्टेंट जो मैसेज जाना था कम्युनिटी को, हमारे ऑडियंस को, वो आज डेफिनेटली इस सेशन से मिलेगा। और एक सेशन डेफिनेटली हम और प्लान करेंगे, थोड़ा सा और डीप रूट्स पे जाएंगे,
और डिस्कस करेंगे लोगों तक जो भी मुझे लगता है कि टॉपिक बाय टॉपिक अगर पकड़े, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं यूरोलॉजी में, अभी तो इसमें हमने 10% भी नहीं कवर किया, मेजरली सेक्सुअल और ये सब चीज़ें कवर की। मुझे लगता है कि अगर हम टॉपिक जैसे प्रोस्टेट हो गया, बहुत लोगों को पेशाब में दिक्कत होती है, बार बार जाना, रुक रुक के आना, लोगों को लगता है कि मेरे को डायबिटीज़ है, तो शुगर, मधुमेह है या हाइपर, उसकी वजह से या मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू इवेल्युएट कि भाई है क्या बेसिक प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि हाँ, कभी हम और आप फिर से बैठेंगे शायद डिफरेंट टॉपिक्स लेके, तो वो एक एज आपने बहुत अच्छा स्टार्टअप किया कि भाई हेल्थ अवेयरनेस का और सही चैनल से लोगों को पास पहुंचाने का, तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। मैं भी इसीलिए यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया और बनाया, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों को बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन होती है और वो अननेसेसरली उस इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करके गलत रास्ते पे चल जाते हैं, गलत ट्रीटमेंट लेते हैं। तो मेरे को लगता है सही दिशा दिखाना बहुत जरूरी है। अब आगे कोई फॉलो करे ना करे वो उसकी मर्जी, बट आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस सेशन एंड डेफिनेटली विल bring something new soon to our audience. Sure.